हेलो दोस्तों। तो आज हम आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के प्रीवियस ईयर पेपर के प्रैक्टिस सेट का एनालिसिस करेंगे। इसके पहले हमने प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट डाल दिया है। ये आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड है। इसमें हम आए हुए आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करेंगे और उन क्वेश्चनों के महत्वपूर्ण बारे में, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जानेंगे। अगर आप ये प्रैक्टिस सेट, डेली का प्रैक्टिस सेट आप अगर कर लेते हैं तो आपकी तैयारी और अच्छे से मजबूत हो जाएगी। जैसा कि हमने पिछले प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन नंबर 18 तक हमने कंप्लीट किया था, तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम 19वें की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, मोहनजोदाड़ो का नाम का अर्थ किस भाषा में मुर्दों का टीला है? ऑप्शन ए फारसी, ऑप्शन बी उर्दू, ऑप्शन सी हिंदी, ऑप्शन डी सिंधी। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिंधी। देखिए आरआरबी ग्रुप डी 28/11/2018 के शिफ्ट फर्स्ट का आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए हम इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों को देखें। महत्वपूर्ण पॉइंटों की हम बात करें तो देखिए पॉइंट नंबर हमारा फर्स्ट दिया है, मोहनजोदाड़ो का अर्थ है सिंधी भाषा में मुर्दों का टीला। अगले हम पॉइंट की बात करें, दिया गया है मोहनजोदाड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। अगले पॉइंट की बात करें, दिया गया है वर्तमान में मोहनजोदाड़ो की स्थिति पाकिस्तान के सिंध राज्य में स्थित है। अगले पॉइंट की बात करें, दिया गया है मोहनजोदाड़ो से विशाल स्नानागार के अवशेष मिले हैं। अगले पॉइंट की हम बात करें, दिया गया है मोहनजोदाड़ो सिंध नदी के तट पर स्थित है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर हम 20वें की बात करें, देखिए हमारा 20वें नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन हमारा है कि प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए कौशल या कौशल, ऑप्शन बी कपिलवस्तु, ऑप्शन सी कौशाम्बी, ऑप्शन डी दिया हुआ है काशी। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कौशल या कौशल बोला जाता था। चलिए इसके महत्वपूर्ण पॉइंटों को देखिए आया हुआ है आरआरबी एनटीपीसी 18/1/2017 के शिफ्ट सेकंड का आया हुआ पेपर है। महत्वपूर्ण पॉइंटों की बात करें, दिया गया है प्राचीन काल में अवध को कौशल या कौशल के नाम से जाना जाता था। अगले पॉइंट की बात करें, दिया गया है प्राचीन भारत में 6ठी शताब्दी में 16 महाजनपदों का उदय हुआ था। अगले पॉइंट की बात करें, दिया गया है कौशल इन्हीं 16 महाजनपदों में से एक था। अगले पॉइंट की बात करें, कौशल या कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर हम 21वें की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 21वें देखिए दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पाल साम्राज्य का संस्थापक था? ऑप्शन ए ध्रुव, ऑप्शन बी गोपाल, ऑप्शन सी महिपाल, ऑप्शन डी महेंद्र पाल। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा गोपाल। महत्वपूर्ण पॉइंटों की देखें तो पॉइंट नंबर फर्स्ट दिया गया है पाल साम्राज्य का संस्थापक गोपाल था। अगले पॉइंट की बात करें, पाल साम्राज्य का संस्थापक गोपाल एक कुशल प्रशासक था। अगला पॉइंट हमारा दिया गया है पाल साम्राज्य का उदय 8वीं शताब्दी में हुआ था। अगले पॉइंट की बात करें, पाल साम्राज्य के शासक बौद्ध धर्म का पालन करते थे। अगले पॉइंट की बात करें, पाल साम्राज्य के शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े हम। क्वेश्चन नंबर हम 22वें की बात करें, देखिए दिया गया है निम्नलिखित वेदों में से किसे ब्रह्मा वेद के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अथर्ववेद। महत्वपूर्ण पॉइंटों की बात करें तो पॉइंट नंबर फर्स्ट दिया गया है अथर्ववेद को ब्रह्मा वेद के नाम से भी जाना जाता है। अगले पॉइंट की बात करें, वेद प्राचीन भारत के धर्म ग्रंथ हैं, इनकी संख्याएं 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। चारों वेदों में अथर्ववेद सबसे नवीनतम वेद है। अगले पॉइंट की बात करें, ऋग्वेद यह सबसे प्राचीन वेद है। इस वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्ति तथा लगभग 10,462 मंत्र हैं। अगले पॉइंट की बात करें, दिया गया है यजुर्वेद। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद तथा कृष्ण यजुर्वेद। यज्ञ संबंधी विधि विधान यजुर्वेद से संबंधित हैं।
अगले पॉइंट की बात करें, सामवेद यह चारों वेदों में आकर की दृष्टि से सबसे छोटा है। इस वेद का संबंध संगीत से है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर हम 23वें की बात करें, देखिए दिया गया है। क्वेश्चन हमारा 23वां है कि रत्नावली प्रियदर्शिका और नागानंद के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन ए हर्ष, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी पुलकेशी द्वितीय, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हर्ष। ये देखिए आरपीएफ कांस्टेबल का 29 मार्च 2019 के शिफ्ट सेकंड का आया हुआ क्वेश्चन है। महत्वपूर्ण पॉइंटों की हम बात करें, देखिए दिया गया है रत्नावली प्रियदर्शिका और नागानंद के रचयिता हर्ष थे। अगले पॉइंट की बात करें, दिया गया है हर्ष बाणभट्ट के दरबार में कवि थे। रत्नावली प्रियदर्शिका और नागानंद रचनाओं की भाषा संस्कृति थी। अगले पॉइंट की बात करें, दिया गया है हर्ष उत्तर भारत का एक महान शासक था। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी। हर्ष का संबंध पुष्यभूति वंश से था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े हम। क्वेश्चन नंबर हम 24वें की बात करें, देखिए दिया गया है। क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर किस वंश के वास्तुकारों की सबसे बड़ी उपलब्धि है? ऑप्शन ए चेर, ऑप्शन बी पांड्य, ऑप्शन सी चोल, ऑप्शन डी पल्लव। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चोल। महत्वपूर्ण पॉइंटों की हम बात करें तो पॉइंट नंबर फर्स्ट देखिए दिया गया है तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर चोल वंश के वास्तुकारों की सबसे बड़ी उपलब्धि है। अगले पॉइंट की ओर हम बढ़ें। पॉइंट नंबर सेकंड दिया है बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल वंश के शासक राजा राज चोल ने करवाया था। बृहदेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। अगले पॉइंट की बात करें, तंजावुर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर को चोल शासक राजा राज चोल के नाम पर राजराजेश्वर मंदिर का नाम भी दिया गया है। अगले पॉइंट की बात करें, बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली में निर्मित है। वर्ष 1987 ईस्वी में इस मंदिर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। क्वेश्चन नंबर हम 25वें की ओर बढ़ें तो 25वां हमारा देखिए क्वेश्चन दिया गया है जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? ऑप्शन ए महावीर स्वामी, ऑप्शन बी अनंतनाथ, ऑप्शन सी पारसनाथ, ऑप्शन डी ऋषभदेव। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महावीर स्वामी। महत्वपूर्ण पॉइंटों की बात करें, दिया गया है जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी थे। फर्स्ट ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार थे। सेकंड अनंतनाथ जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। थर्ड पॉइंट की हम बात करें, दिया गया है पारसनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकार थे। चलिए हम क्वेश्चन नंबर अगले की बात करें। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा 26वां दिया हुआ है। क्वेश्चन है प्रसिद्ध सांची स्तूप कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। महत्वपूर्ण पॉइंटों को देखें तो पॉइंट नंबर फर्स्ट दिया गया है प्रसिद्ध सांची स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ें। सांची स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी में कराया था। अगला पॉइंट, सांची स्तूप बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। सांची स्तूप को महान स्तूप के नाम से भी जाना जाता है। अगले पॉइंट को देखें, वर्ष 1989 ईस्वी में सांची स्तूप को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। चलिए हम आगे की ओर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर हम 27वें की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया चीनी यात्री फाहियान के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किसने किया था? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी हर्षवर्धन। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय। महत्वपूर्ण पॉइंटों को देखें। पॉइंट नंबर फर्स्ट दिया गया है चीनी यात्री फाहियान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत दौरा किया था। अगले पॉइंट की ओर बढ़ें। बौद्ध धर्म व उसके ग्रंथों के बारे में अध्ययन करने के उद्देश्य से फाहियान ने भारत के अतिरिक्त कई एशियाई देशों की यात्रा की थी। अपनी भारत यात्रा के दौरान फाहियान ने 3 वर्षों तक पाटलिपुत्र में संस्कृत विषय का अध्ययन किया था। चलिए यहाँ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। क्वेश्चन को देखिए दिया गया है जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए
अपरिग्रह, ऑप्शन बी श्वेतांबर, ऑप्शन सी तीर्थ, ऑप्शन डी दिया है बसादिस। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बसादिस। महत्वपूर्ण पॉइंटों को देखें तो पॉइंट फर्स्ट दिया गया है जैन मठ संस्थानों को बसादिस कहा जाता है। अगले पॉइंट की बात करें, बसादिस जैन धर्म के अनुयायी के लिए पूजा का स्थान होता है। यह मुख्यतः कर्नाटक राज्य में स्थित है। बसादिस जैन धर्म में हुए तीर्थकारों के मंदिर होते हैं। चलिए हम आगे की ओर बढ़े क्वेश्चन नंबर 29वें की ओर। अगला हमारा देखिए क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जोड़ी का चयन करें। चंद्रगुप्त मौर्य काल, ऑप्शन बी दिया है बिंदुसार गुप्त, ऑप्शन सी राजा चोल से, ऑप्शन डी कनिष्क कुषाण वंश। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा बिंबसार। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंटों को देखें। पॉइंट फर्स्ट दिया गया है बिंबसार का संबंध हर्यक वंश से है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ें। पॉइंट सेकंड दिया गया है चंद्रगुप्त का संबंध मौर्य वंश से है। अगले पॉइंट के राजा का संबंध चोल वंश से है। अगले पॉइंट को देखें कनिष्क का संबंध कुषाण वंश से था। चलिए हम आगे की ओर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर हम 30वें की बात करें। देखिए दिया गया क्वेश्चन 30वां है भारत में वैदिक काल की अवधि कब तक चली? ऑप्शन ए 1500 से 600 ईसा, ऑप्शन बी 336 से 323 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 3000 से 2600 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 550 से 323 ईसा पूर्व। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए फर्स्ट ही हो जाएगा 500 से 600 ईसा पूर्व। महत्वपूर्ण पॉइंटों को देखें तो पॉइंट नंबर फर्स्ट दिया गया भारत में वैदिक काल की अवधि 1500 से 600 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। अगले पॉइंट को देखें वैदिक काल को वैदिक युग भी कहा जाता है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ें। भारत में वैदिक काल की शुरुआत सिंध घाटी सभ्यता के बाद हुई थी। अगला पॉइंट देखें वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। हमारा पहला भाग देखिए यहाँ दिया गया है पूर्व वैदिक काल जिसकी अवधि 1500 से 1000 ईसा पूर्व मानी जाती है और उत्तर वैदिक काल की अवधि कितनी मानी जाती है? तो ये 1000 से 600 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। दोस्तों तो आप इन क्वेश्चनों के आंसर को अपने मन में रिवीजन करते रहिए और देखिए आपसे कितने क्वेश्चन हमारे बताने से पहले आपसे बनते हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो सके। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। क्वेश्चन देखिए हमारा दिया गया है आर्य संस्कृत के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में ... थे महाजनपद बन गए थे। ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 18। इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 16। महत्वपूर्ण पॉइंटों की हम बात करें। पॉइंट फर्स्ट दिया गया है आर्य संस्कृत के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में 16 थे महाजनपद बन गए थे। अगले पॉइंट की ओर बढ़ें। प्राचीन भारत में 16 महाजनपदों का उद्भव 6ठी शताब्दी के दौरान हुआ था। अगले पॉइंट की ओर बढ़ें। पॉइंट दिया है प्राचीन भारत के इन 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी का स्रोत बौद्ध धर्म का ग्रंथ अनुत्तर निकाय है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ें। प्राचीन भारत के 16 महाजनपद निम्न प्रकार से हैं। कौन कौन से हैं? तो अंग है, मगध है, काशी है, वज्ज है, वश्य है, अवंती है, कौशल है, पांचाल है, मल्ल है, कुरु है, चेदि है, कंबोज, मत्स्य, सूरसेन, गांधार, अश्मक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। क्वेश्चन नंबर हम देखिए 32वें की बात करें। देखिए दिया गया है क्वेश्चन हमारा है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ? ऑप्शन ए मगध, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी दिया है वैशाली, ऑप्शन डी सारनाथ। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वैशाली। अगर चलिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों को देखें। पॉइंट फर्स्ट दिया गया है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म वर्ष 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली नामक स्थान पर हुआ था। अगले पॉइंट की बात करें। भगवान महावीर जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर थे। अगले पॉइंट की बात करें। दिया गया है महावीर स्वामी को मृत्यु वर्ष 468 ईसा पूर्व में पावापुरी बिहार नामक स्थान पर हुआ था। क्वेश्चन नंबर हम 33वें की बात करें। देखिए दिया गया है क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि
मिलिंद पन्हों में बौद्ध धर्म से जुड़े सवालों का जवाब किसने दिया? ऑप्शन ए दिया गया है नागसेन, ऑप्शन बी बुद्ध घोष, ऑप्शन सी वसुबंधु, ऑप्शन डी दिया है अश्वघोष। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नागसेन। महत्वपूर्ण पॉइंटों की बात करें, देखिए पॉइंट फर्स्ट दिया गया है, मिलिंद पन्हों में बौद्ध धर्म से जुड़े सवालों का जवाब नागसेन ने दिया था। अगले हम पॉइंट की बात करें, पॉइंट दिया गया है, मिलिंद पन्हों एक बौद्ध ग्रंथ है जो पाली भाषा में रचित है। इसमें मिलिंद तथा नागसेन के मध्य बौद्ध मत पर हुई वार्तालाप वर्णित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। क्वेश्चन 34वें की ओर देखें तो 34वां हमारा क्वेश्चन देखिए दिया गया है, दूसरा तमिल संगम निम्न में से किस स्थान पर संपन्न हुआ? ऑप्शन ए तिरुनेलवेली, ऑप्शन बी मदुरै, ऑप्शन सी कापतपुरम, ऑप्शन डी दक्षिण मदुरै। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा कापतपुरम। महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करें तो पॉइंट फर्स्ट दिया गया है, दूसरा तमिल संगम कापतपुरम स्थान पर संपन्न हुआ था। अगले पॉइंट की बात करें, प्राचीन भारत में दक्षिण भाग में 3 संगम आयोजित किए गए थे। इनको तमिल कवियों का समागम भी कहा जाता है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ें, दिया गया है, तमिल व्याकरण ग्रंथ तोलकप्पियम का संबंध तमिल कवियों के दूसरे समागम से है। अगले पॉइंट की बात करें, पहला तमिल संगम तथा तीसरा तमिल संगम मदुरै स्थान पर संपन्न हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें तो क्वेश्चन देखिए अगला हमारा देखिए दिया गया है, प्रसिद्ध यात्री फायान का संबंध किस देश से है? ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी पार्सिया, ऑप्शन सी ग्रीस, ऑप्शन डी चीन। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चीन। महत्वपूर्ण पॉइंटों को हम देखें, पॉइंट फर्स्ट दिया गया है, प्रसिद्ध यात्री फायान का संबंध चीन देश से है। फायान भारत चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। अगले पॉइंट की बात करें, फायान भारत आने वाला प्रथम चीनी यात्री था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, फायान बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अपनी भारत यात्रा के दौरान फायान 6 वर्षों तक यहीं रहा था। अगले पॉइंट की बात करें, फायान बौद्ध धर्म तथा उसके ग्रंथों के बारे में अध्ययन करने के उद्देश्य से भारत आया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन दिया गया, बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन ए सिद्धार्थ, ऑप्शन बी चन्ना, ऑप्शन सी शुद्धोधन, ऑप्शन डी दिया है कंथक। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिद्धार्थ। महत्वपूर्ण पॉइंटों की बात करें तो पॉइंट नंबर फर्स्ट दिया गया है, बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। अगले पॉइंट की ओर बढ़ें, गौतम बुद्ध का जन्म वर्ष 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में हुआ था। अगले हम पॉइंट की ओर बढ़ें तो पॉइंट नंबर अगला दिया गया है, गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन तथा माता का नाम माया देवी था। अगले पॉइंट की ओर बढ़ें, चन्ना गौतम बुद्ध का प्रथम सारथी तथा सेवक था। अगले पॉइंट की ओर बढ़ें, कंथक गौतम बुद्ध का घोड़ा था। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें, क्वेश्चन 37वें की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, जैन अवेस्ता किस धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ है? ऑप्शन ए ईसाई, ऑप्शन बी सिख, ऑप्शन सी पारसी, ऑप्शन डी इस्लाम। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पारसी। महत्वपूर्ण पॉइंट को देखें, पॉइंट फर्स्ट दिया गया है, जैन अवेस्ता पारसी धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ें, ईसाई धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ बाइबिल है। अगला पॉइंट, सिख धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब है। अगला पॉइंट हमारा दिया गया है, इस्लाम धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ कुरान है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। क्वेश्चन अगला देखिए हमारा दिया गया है, क्वेश्चन है, पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे, वह कौन से जैन तीर्थकर बने? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी तीर्थ द्वितीय, ऑप्शन सी 23वें, ऑप्शन डी 24वें। इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 23वें। महत्वपूर्ण पॉइंटों की बात करें तो पॉइंट फर्स्ट दिया गया है,
पारसनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे, वह 23वें जैन तीर्थकर बने। अगला पॉइंट, जैन धर्म के पहले तीर्थकर ऋषभ देव थे। अगले पॉइंट की ओर बढ़ें, जैन धर्म के दूसरे तीर्थकर अजीतनाथ थे। अगले पॉइंट की ओर बढ़ें, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे। अगले क्वेश्चन की ओर हम देखें तो अगला हमारा देखिए क्वेश्चन दिया गया है, गौतम बुद्ध ... के निम्नलिखित उपदेशों में से किसे अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए धम्मचक्र प्रवर्तक सूत्र, ऑप्शन बी दिया आदित्य पर्याय सूत्र, ऑप्शन सी दिया अनाथ लखना सूत्र, ऑप्शन डी दिया है ब्रह्मजल सूत्र। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा आदित्य पर्याय सूत्र। महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करें तो पॉइंट फर्स्ट दिया गया है, गौतम बुद्ध के आदित्य पर्याय सूत्र उपदेश को अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है। इस उपदेश में गौतम बुद्ध ने इंद्रियों तथा मन से और वैराग्य के माध्यम से दुख से मुक्ति का उपाय बताया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया, बुद्ध चरित नामक महाकाव्य किसने लिखा था? ऑप्शन ए गौतम बुद्ध, ऑप्शन बी नागा अर्जुन, ऑप्शन सी हेमचंद, ऑप्शन डी अश्वघोष। इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अश्वघोष। महत्वपूर्ण पॉइंटों की बात करें तो पॉइंट फर्स्ट दिया गया है, बुद्ध चरित नामक महाकाव्य अश्वघोष ने लिखा था। अगले पॉइंट की ओर बढ़ें, अश्वघोष कनिष्क के दरबार में राजकवि थे। अगला पॉइंट दिया गया है, अश्वघोष ने सौंदर्यान काव्य भी रचना की थी। अगला पॉइंट दिया गया है, नागा अर्जुन कनिष्क के समकालीन थे। नागा अर्जुन तो दोस्तों इस प्रकार हमने आज 20 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट किया। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 था। ऐसे ही हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे जिससे आपकी तैयारी और अच्छी हो सके। तो अगर इस चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।